Hello everyone. Today's topic is red rot of sugarcane. Sugarcane होस्ट है जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है सक्केरम ऑफिसिनेरम। इसका पैथोजन होता है जो इस पर डिजीज कॉज करता है, रेड रॉट डिजीज कॉज करता है, वो होता है पैथोजन कॉलिटोट्राइकम फल्केटम। कॉलिटोट्राइकम फल्केटम जो है डिप्टेरोमाइकोटिना का मेंबर होता है। इट इज़ ए सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगरकेन। बहुत ही सीरियस और डिस्ट्रक्टिव डिजीज है ये। इट अकर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन शुगरकेन इज कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन इंडिया, it occurs in most of the sugarcane growing states, particularly बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। तो ये बहुत ही रेड रॉट शुगर केन जो होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है, बहुत ही सीरियस डिजीज़ कॉज करता है शुगर केन पर, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वर्ल्ड के पाया जाता है। ये इंडिया में शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत एक्सटेंसिवली होता है, और ये जो है शुगर केन ग्रोइंग स्टेट मेनली जो बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा, पंजाब है, उन सभी जगहों पर ये डिजीज़ दिखाई देता है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ये डिजीज़ कॉज होता है। इसका जो तो इसको इंडिया में जो है बटलर ने 1906 में बटलर ने 1906 में फर्स्ट बार रिपोर्ट किया था इस डिजीज़ के बारे में, और रिपोर्टिंग की थी कि ये सभी जो है जो शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स हैं उन सभी जगहों पर ये डिजीज़ कॉज होती है। बिहार में सबसे पहले नॉर्थ बिहार और यूपी में ड्यूरिंग 1939 to 40 एंड 1946 से लेकर 47 सीजन्स में जो है ये एपिडेमिक फॉर्म में ये डिजीज़ दिखाई दी थी। These epidemic results losses to extend than the very existence of sugar industry was threatened in our country। तो इस एपिडेमिक फॉर्म में ये डिजीज़ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में ये डिजीज़ बिहार और यूपी में रिपोर्ट की गई थी, जिसको कि सबसे पहले इंडिया में बटलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इस डिजीज़ को। तो ये जो है डिजीज़ बहुत सीरियस और बहुत ही अधिक लॉस करता है, क्योंकि ये शुगर फैक्ट्रीज वगैरह में शुगर इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर शुगर केन जो कि उसका जो जूस होता है शुगर केन का, वो जूस जो होता है उसमें अंदर जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज एंड अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो एक बैड जो होता है जूस जो होता है इसमें बैड स्मेल आती है, और इस जूस में जो होता है बॉयल करने पर इसका कन्वर्जन जो है सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज एंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एंजाइम्स के थ्रू एक्टिविटीज एंजाइम्स की जो होती पैथोजन के द्वारा जो सिक्रीट होता है उसके थ्रू होता है। तो ये डिजीज़ जो होता है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में होता है, और लगभग हर साल हमारी कंट्री में जो है ये डिजीज़ जो होता है मैनिफेस्ट होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं तो इसके सिम्टम्स सबसे पहले चूँकि इसका सिम्टम्स जो है अपीयर होता है काफ़ी लेट, जबकि शुगर केन प्लांट जो होता है कम्प्लीटली ग्रोन हो जाता है और सुक्रोज का फार्मेशन हो जाता है। तो मेनली जो होता है ये जो पहला सिम्टम्स दिखाई देता है वो सबसे पहले लीव्स पर आता है, उसके बाद फिर ये स्टेम्स वगैरह पर दिखाई देता है। तो लीव्स पर जो सिम्टम्स आते हैं ये लीव्स पर फिगर है। लीव्स पर यूजुअली थर्ड या फोर्थ फ्रॉम द टॉप show the earliest symptoms. They begin to lose their color and droop slightly following the withering of their tips. Subsequently, dark reddish area having tendency to elongated rapidly and turning blood red enclosed by dark margins appear of minute। तो जो लीव्स पर सबसे पहले थर्ड या फोर्थ लीव्स जो निकलनी शुरू होती तो उसके टॉप पर सबसे पहले जो लीव का टॉप होता है उस पर सबसे पहले सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। तो शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं लीव पर वो जो होते हैं पहले जो उसका कलर होता है
और जो ड्रूपिंग होती है वो पूरी तरह से उसकी कलर जो होती है, जो टिप की लीफ की टिप होती है वहाँ पर वेदरिंग दिखाई देने लगती है, ड्रूपिंग दिखाई देने लगती है और कलर उसका बदरंग होने लगता है, यानी लाइट स्लाइटली जो होता है सब्सिक्वेंटली डार्क रेडिश कलर का एरिया जो है ये दिखाई देने लगता है बिल्कुल मिड रिप पर डार्क जो है रेडिश कलर का एरिया दिखाई देना शुरू होता है। तो ये जो रेडिश कलर का एरिया होता है वो धीरे धीरे जो होता है एकदम ब्लड रेड कलर में जो होता है टर्न हो जाता है और डार्क मार्जिन्स जो होती हैं वो बिल्कुल जैसे पहले शुरू में मिडरिप का रीजन जो लीफ के मिडरिप रीजन है ये डार्क रेड कलर की धारी नुमा दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे इस डार्क रेड कलर जो होता है रेडिश कलर जो होता है पूरी तरह से ब्लड रेड कलर में आ जाता है और लेसन्स फॉर्म में, यानी कि रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और डार्क मार्जिन जो होता है बिल्कुल मिडरिप में लाल लाल कलर का रेड कलर के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। द सेंटर ऑफ दीज एरिया बिकम्स स्ट्रा कलर्ड लेटर ऑन एंड वन कैन सी ग्रेटर नंबर ऑफ माइन्यूट डार्क डॉट्स अपीयर ऑन इन्फेक्शन coats on midrib. These dark dots represent acervuli, the fruiting body of the pathogen. When infection is severe, the fruiting bodies can be seen occurring almost on any part of the leaf. जो midrib वाला एरिया होता है वहाँ पर पहले डार्क रेडिश कलर का स्पॉट आता है, स्पॉटेड एरिया दिखाई देता है मिडरिप पर। उसके बाद जो होता है ये लेसन्स फॉर्म में आ जाता है और एकदम ब्लड रेड कलर के जो है एरिया दिखाई देने लगते हैं और लीफ के ऊपर ही सरफेस पर जो है ब्लैक कलर करके डॉटेड रॉड जो है डार्क रॉड कलर के जो पहले रेड होता है फिर डार्क बिल्कुल ब्लैक में होने लगता है, तो डार्क डॉट में इन्फेक्शन दिखाई देता है मिडरिप पर। तो ये जो होता है मिडरिप पर जो डार्क रेडिश कलर का पहले स्ट्रक्चर दिखाई देता है एकदम ब्लड रेड कलर का, तो ये जो होता है रॉटिंग वहीं पर स्टार्ट होती है और वहाँ पर ये स्टार्ट होने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पर पैथोजन जो कॉलिटोट्राइकम फल्केटम है उसकी एसरवुलाई जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो वहाँ पर डेवलप हो जाती है। एसरवुलाई से ही उसमें जो होता है होस्ट एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है माइसीलियम कलेक्ट होता है और फिर जो है उससे कोनिडियोफोर कोनिडिया वगैरह बियर होने लगती है। इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को इसके एसरवुलाई कहा जाता है। तो इसकी लीफ जो होती है सबसे पहले जो है इन्फेक्टेड होती है और उसके मिडरिप पर रेड कलर की रॉटिंग दिखाई देने लगती है जो बाद में जो होता है बहुत ज़्यादा रेड बिल्कुल घाव जैसा बन जाता है, तो इसी को रेड रॉट डिजीज कहते हैं। इसका इन्फेक्शन जो होता है स्टेम पर भी दिखाई देता है, पहले लीफ पर इन्फेक्शन आता है उसके बाद स्टेम पर इन्फेक्शन आता है। तो स्टेम पर जो है सिम्टम जो है लीफ के बाद अपीयर होते हैं। सबसे पहले जो होता है स्टेम जो होता है बिकम श्रिवेल्ड एंड राइंड्स रिंग्स and become longitudinally wrinkled. When such stems are split open longitudinally, especially at the time when infected leaves show weathering on, one can see that the pith is reddened. It is because the host tissue react in advance of the pathogen invasion and they ooze out a gummy dark red chemical substance that fills the intercellular spaces and impacts red color. जो रेड कलर की जो स्टेम होती है जब लीफ पर ड्रूपिंग और कलर वेदरिंग दिखाई देने लगती, लीफ जब पीली पीली दिखने लगती है तब अगर हम उसके स्टेम पर नज़र देखें तो स्टेम पर जो होता है डार्क रेड कलर का स्टिक नुमा पार्ट दिखाई देता है। सबसे पहले अगर उसको हम स्प्लिट करते हैं जो पिथ वाला रीजन होता है वहाँ पर डार्क रेड कलर की रॉटिंग दिखाई देती है, जैसे लगता है घाव हो गया उसमें से खून रिस रहा है। तो इस तरह की जो होती हैं और उसमें ऊपर से देखने पर जो होता है जो स्टेम होती है श्रिवेल्ड दिखाई देती है और श्रिंक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ी हुई और जो झुर्रीदार दिखाई देने लगती है। छिलका उसका बिल्कुल झुर्रीदार दिखाई देने लगता है, व्रिंकल दिखाई देने लगता है। और जब उसको हम बीच से फाड़ कर देखें अगर स्टेम को टीएस या लॉन्गिट्यूडनली उसको हम स्प्लिट करते हैं
तो हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड लीव्स की तरह ही वेदरिंग जिनमें दिखाई देती है। तो पिथ जो होता है एकदम रेड एंड डार्क रेड कलर की पिथ दिखाई देती है, जैसे घाव नुमा और घाव से ब्लड रिस रहा हो। तो इस तरह का ये होने का मेन रीज़न ये है कि जब पैथोजन अपनी एडवांस स्टेज में पहुंचता है, क्योंकि जब पैथोजन अंदर पेनिट्रेशन के बाद, इन्फेक्शन और पेनिट्रेशन के बाद जब अंदर एंटर कर देता है तो वहाँ पर अपना इन्वेजन यानी ग्रोथ करता है। ग्रोथ के बाद जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, जिसमें कि एसरबुलाई यानी कि फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। तो फ्रूटिंग बॉडी जब फॉर्म करता है तो वहाँ पर जो कोनिडिया, कोनिडियोफोर वगैरह बियर होने लगते हैं और क्लेमाइडोस्पोर, तो वहाँ पर जो होता है ब्लैक रेड डार्क रेड कलर का रेड एरिया दिखाई देने लगता है, घाव नुमा पार्ट दिखाई देने लगता है, रॉटिंग दिखाई देने लगती है और बीच बीच में उसके वाइट कलर के अल्टरनेट वो दिखाई देते हैं, स्पॉट दिखाई देते हैं। तो रेड रेड कलर के रॉटिंग के बीच में जो है वाइट वाइट कलर के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, जो कि ट्रांसवर्सली क्रॉस होते हैं और रेड एंड पिट के अल्टरनेटली अरेंज रहते हैं। ये बैंड्स जो होते हैं कॉन्स्पिक्वस होते हैं और बहुत एडवांस स्टेजेज में जो है ये डिजीज़ के दिखाई देने लगते हैं, यानी कि एकदम डार्क रेड कलर का रेड एंड रॉटिंग एरिया जो है सड़ा हुआ पार्ट जैसे होता है उस तरीके से ये रेड रेड कलर का घाव नुमा पार्ट दिखाई देने लगता है, जो कि स्टेम के पिथ रीजन में दिखाई देता है। हाउएवर वन कैन सी कल्टिवेटेड फील्ड्स with mycelium at places in the pith. When the affected canes start drying during the end of the season, fruiting bodies appear near about the nodes and the adjacent circle area. तो इसमें जो होता है जो वेलवेट, फिर जो स्टेम के ऊपर हम देखें तो इंटरनोड्स के बीच में जो होता है हमें डार्क वेलवेट कलर के ब्लैक कलर के डॉटेड एरिया दिखाई देते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि एसरबुलाई वहाँ पर डेवलप हो गया है और ये जो है श्रीवेल एरिया में और जो ये नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में ये डॉटेड एरिया दिखाई देने लगते रेड कलर का। और जब इसको स्प्लिट करते लॉन्गिट्यूडनली तो अंदर पिथ रीजन में इस तरीके से रॉटिंग रेड कलर की दिखाई देती है, ब्लड रेड कलर की। यही जो है रेड रॉट डिजीज़ कहलाता है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है डिजीज़ का, जो इसकी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। तो द रेड रॉट ऑफ डिजीज अटैक द स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप एंड दज काज इनॉर्मस लॉसेस इन द एपिडेमिक फॉर्म। जब रेड रॉट डिजीज कॉज होती है शुगर केन क्रॉप पर तो पूरी की पूरी खड़ी हुई फसल जो है बर्बाद हो जाती है, क्योंकि बहुत अधिक इसी एपिडेमिक फॉर्म में ये डिजीज आती है और बहुत अधिक लॉस होता है, यानी कि पूरी की पूरी खड़ी फसल जो होती शुगर केन की वो बर्बाद हो जाती है। इट काजेज हैवी रिडक्शन इन स्टैंड्स इवन थ्रेटन्स टू वाइप आउट द एंटायर क्रॉप इन द फील्ड। जब ये डिजीज कॉज होती है, पूरी तरह से मैनिफेस्ट होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी फील्ड का इंटायर क्रॉप ही एकदम से वहाँ से सफाया हो जाता है, बिल्कुल भी वहाँ कोई भी शुगर केन सही अवस्था में नहीं मिलता है। ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ द पैथोजन देन इज कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इज द केन जूस इनटू ग्लूकोज एंड एल्कोहल। ये जो पैथोजन अटैक करता है इस पर, तो एंजाइमेटिक पैथोजन की एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू इसका जो शुगर केन का सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और एल्कोहल में चेंज हो जाता है। दिस लॉस इज सुक्रोज मे बी ऑन हाई एंड 33% कॉन्सिक्वेंटली। अब ये जो है जिसकी जब ग्लूकोज और एल्कोहल में चेंज हो जाता है तो इसके सुक्रोज का लॉस हो जाता है, जिससे कि ये रिडक्शन जो होता है शुगर फैक्ट्री वगैरह में भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि इसकी केन जूस जो होता है जिसमें सुक्रोज होता है उससे ही शुगर फैक्ट्री वगैरह में शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जब इसका केन जूस जो होता है ग्लूकोज और अल्कोहल में चेंज हो जाता है, बैड स्मेलिंग आने लगती है, तो ये डिजीज़ जो होता है 33% जो होता है सुक्रोज का लॉस करता है। और दिस रिडक्शन इन द रिकवरेबल शुगर इन द फैक्ट्री। तो इसकी वजह से जो होता है शुगर फैक्ट्री में भी लॉस होता है, क्योंकि शुगर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है या कम मात्रा में होगी। ये डिजीज़ का इफ़ेक्ट होता है। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म
रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है कॉलिटोट्राइकम फल्केटम, जिसका क्लासिफिकेशन होता है किंगडम फंजाई या माइकोटा में रखते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है फंगस के कैरेक्टर पाए जाते हैं। डिवीज़न यू माइकोटा, क्योंकि ये ट्रू फंजाई होते हैं। सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्योंकि इनमें परफेक्ट स्टेज नहीं पाई जाती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इनको ड्यूटेरोमाइकोटिना में रखा जाता है। क्लास कोलियोमाइसिटीज में रखने का रीज़न ये है कि इसमें जो है फ्रूटिंग बॉडी एसरबुलाई फॉर्म होती है। ऑर्डर मेलनकोनियल्स में रखने का रीज़न ये है कि इसमें जो होते हैं कोनिडिया और कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। फैमिली मेलनकोनिएसी, इसमें जो होते हैं कोनिडिया एक ही टाइप के होते हैं, माइक्रो या मैक्रो टाइप के नहीं होते हैं, और जो कोनिडिया होते हैं वो जो है बहुत ही छोटे होते हैं, फलकेट होते हैं शेप में। और जीनस होता है कॉलिटोट्राइकम फल्केटम। जीनस कॉलिटोट्राइकम फल्केटम ये जो है रॉटिंग उत्पन्न करता है डिजीज़, और इसका जो है कोनिडिया जो होता है उसमें ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है और फलकेट शेप में कोनिडिया पाया जाता है। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है रेड रॉट डिजीज़ शुगर केन का, जो कि कॉलिटोट्राइकम फल्केटम होता है, वो फंजाई इम्परफेक्टाई, जिसको कि हम ड्यूटेरोमाइकोटिना भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है। क्योंकि सेक्सुअल स्टेज इस फंगस की नहीं पाई जाती, बट आर्क्स एंड मूलर ने जो है इसकी फंगस की सेक्सुअल स्टेज यानी कि परफेक्ट स्टेज जो है बताई है, जो कि मेंबर होता है एस्कोमाइकोटिना का, और ग्लूमेरुला ट्यूमिकमएंसिस ये जो है इसका एस्कोमाइसिटीज क्लास को बिलोंग करता है। तो ये इसकी परफेक्ट स्टेज होती है, और इस परफेक्ट स्टेज को यानी कि टीलियोमार्फ को रिपोर्ट किया था सबसे पहले कोना और श्रीवास्तव ने 1952 में। तो इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, और कोना एंड बजाज ने 1953 में इन्होंने बताया कि जो है इसकी कॉलिटोट्राइकम फल्केटम की जो परफेक्ट स्टेज होती है वो इसका एस्कोमाइकोटिना का मेंबर होता है ग्लूमेरुला ट्यूमिकमएंसिस, वो पाया जाता है और उसकी परफेक्ट स्टेज कहलाती है। इसका जो माइसीलियम होता है पैथोजन का कॉलिटोट्राइकम फल्केटम का माइसीलियम जो होता है, जो कि होस्ट टिश्यू में एंटर होता है, और होस्ट टिश्यू के जो एपिडर्मिस होती है उसके ठीक नीचे इकट्ठा होकर के जो होता है बेनिथ में जो होता है स्ट्रोमा फॉर्म करता है। तो ये माइसीलियम पैथोजन का जो होता है हाइलाइन होता है, सेप्टेट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग पाई जाती है, जो कि बाद की स्टेजेस में पाई जाती है, और शुरुआत में इंटरसेलुलर होता है, बाद में इंट्रासेलुलर हो जाता है। इंटरसेलुलर मीन्स सेल्स के बीच में, और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसका जो माइसीलियम होता है हाइलाइन, सेप्टेट, प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग तो होती ही है लेटर स्टेज में, और शुरुआती स्टेज में इंटरसेलुलर होता है, बाद में इंट्रासेलुलर हो जाता है। दे प्रोड्यूस स्फेरिकल क्लेमाइडो स्पोर्स आफ्टर ग्रोइंग ऑन फॉर सम टाइम्स विद इन होस्ट टिश्यूज। इसमें जो होता है माइसीलियम के बीच में या माइसीलियम के टर्मिनली जो होते हैं क्लेमाइडो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो जो है क्लेमाइडो स्पोर्स भी इसमें बियर होते हैं, और इनके अलावा जो है क्लेमाइडो स्पोर बियर होते हैं इसमें माइसीलियम के बीच में, जब माइसीलियम पुराना हो जाता है। और ये जो हाइफा होता है माइसीलियम होता है, ये जो है एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो होते हैं बेनिथ में कलेक्ट होते हैं, और उनसे जो है फ्रूटिंग बॉडी, जिसको कि हम एसरबुलाई भी कहते हैं, वो डेवलप होता है। तो एसरबुलाई मीन्स बहुत सारे, एसरबुलस एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एसरबुलाई वहाँ पर डेवलप होता है। ईच एसरबुलस कंसिस्ट ऑफ सीटी, ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वो सीटी कहलाता है। ये जो है सीटी है, जिसको हम यहाँ भी बना सकते हैं, ये
प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीटी। और कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर हैं, कोनिडियोफोर फॉर्म होता है एंड कोनिडिया बियर होते हैं उससे। तो द सीटी यानी जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे सीटी, सीटा, आर स्ट्राइल स्ट्रक्चर एंड आर लॉन्ग। ये जो सीटी होती है ये स्ट्राइल स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही लॉन्ग होता है। इसमें सेप्टा भी प्रेजेंट होता है, सेप्टेट होता है, और रिजिड डार्क कलर एंड पॉइंटेड टिप होता है। रिजिड डार्क कलर का होता है, इसकी टिप जो होती है ये पॉइंटेड होती है। मोस्टली द सीटी एराइज ऑल अराउंड इन द एसरबुलस। जो सीटी होती है इसके लगभग चारों ओर, जो एसरबुलाई होती है चारों ओर जो होते हैं सीटी जो है वहाँ पर डेवलप होते हैं। ये सीटी जो होते हैं एसरबुलाई की चारों ओर तरफ पाए जाते हैं, और उसमें जो कोनिडियोफोर, कोनिडिया वगैरह फॉर्म होते हैं उसके लिए ये प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें। और कोनिडियोफोर्स जो होते हैं वो मोस्टली क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर है। कोनिडियोफोर जो होता है क्लब शेप्ड और सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। सिंगल सेल्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं और हाईलाइन होते हैं, एंड आर डेंसली अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी। और डेंसली जो होता है बहुत सारे कोनिडियोफोर वहाँ पर डेवलप होते हैं। तो जब इसकी टिप, जो कोनिडियोफोर की टिप होती है उस पर कोनिडिया बियर होते हैं टिप पर इसके। तो कोनिडिया जो होते हैं फलकेट यानी सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी हंसिए की तरह स्ट्रक्चर इसका होता है, सिकल शेप्ड। तो इसका जो कोनिडिया होता है फलकेट या सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए फलकेटम इसका नाम रखा गया है स्पीसीज। तो फलकेट या सिकल शेप्ड में होता है, और हाईलाइन होता है इसका कोनिडिया, हाईलाइन, और जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई सेप्टा इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। यूनिसेलुलर होता है कोनिडिया, कोनिडिया यूनिसेलुलर होता है और हाईलाइन होता है, और सिंगल जो होता है अकेले ही एक कोनिडियोफोर पर एक ही कोनिडिया बियर होते हैं, एक कोनिडियोफोर पर एक कोनिडिया बियर होता है। और इसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसके कोनिडिया एक तो फलकेट शेप में होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है कि इसके सेंटर में कोनिडिया के ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये इसका ऑयल ग्लोब्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो होते हैं क्लेमाइडो स्पोर भी डेवलप होता है। और क्लेमाइडो स्पोर्स जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, राउंडेड होते हैं, थिकवाल्ड होते हैं, माइसीलियम में इंटरकैलरी या फिर टर्मिनल पोजीशन में होते हैं। तो इस टाइप के इनमें जो होते हैं कोनिडियोफोर जो होता है, ये कोनिडियोफोर स्मॉल होता है, आसेप्टेट होता है यानी कि यूनिसेलुलर होता है, और जो होता है ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कोनिडिया सीटी जो होती है लॉन्ग होती है, फिर रिजिड होती है और सेप्टेट होती है, हाईलाइन होती हैं। और कोनिडिया जो होते हैं फलकेट यानी कि सिकल शेप्ड होते हैं, इसके बीच में ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और एक कोनिडियोफोर के टिप पर एक ही कोनिडिया बियर होता है। तो ये जो सीटी है ये 4 म्यू ब्रॉड होती है और 100 to 200 लॉन्ग होती है, और जो कोनिडिया होते हैं ये कोनिडिया 4 to 8 म्यू ब्रॉड होते हैं, और 16 to 48 म्यू जो होते हैं माइक्रोन जो होते हैं लॉन्ग कोनिडिया पाए जाते हैं। इसकी जो कोनिडियोफोर की लेंथ होती है वो 20 माइक्रोन लॉन्ग होती है और ब्रॉड होती है 8 माइक्रोन तक, और कोनिडिया के बीच में ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये कोनिडिया जब वहाँ से कोनिडियोफोर से डिससेमिनेट होते हैं, चूँकि कोनिडियोफोर बहुत अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, तो जो होस्ट की एपिडर्मिस होती है वो रप्चर हो जाती है, उस पर प्रेशर पड़ता है। तो जब रप्चर हो जाती है तो लीफ पर और स्टेम पर इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले लीफ पर दिखता है, उसके बाद स्टेम पर सिम्टम्स आ जाते हैं। और कोनिडियोफोर जो होता है इसका जो होता है रेड एंड डार्क कलर, बाद में ब्लैक में टर्न हो जाता है, और ये जो है इंटरकैलरी या टर्मिनल हो सकता है। तो ये इसके कोनिडिया की जानकारी है। और कोनिडिया जब वहाँ से डिससेमिनेट होता है कोनिडियोफोर से, तब ये डिससेमिनेट होने के बाद जब इसको
सबस्ट्रेटम सही मिलता है, यानी कि सही होस्ट मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन रहती है, तब ये जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और नए होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो इसके जो है कोनिडिया जो होते हैं बियर होते हैं और जो है डिजीज जर्म ट्यूब के थ्रू जो होता है जर्मिनेशन करते हैं। इसकी डिजीज साइकिल जो होती है, इसमें पहला होता है पेरिनेशन, फिर प्राइमरी इन्फेक्शन और उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो जो पेरिनेशन होता है तो इसकी डिजीज साइकिल पे आते हैं। डिजीज साइकिल्स में पेरिनेशन, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो पेरिनेशन यानी जो पैथोजन है उसका सर्वाइवल पीरियड कहलाता है पेरिनेशन। तो पेरिनेशन इस पैथोजन में जो पैथोजन होता है पेरिनेट्स थ्रू इट्स माइसीलिया सर्वाइविंग इन डिजीज्ड केन्स एंड मोस्ट प्रोबेबली जो इसका पैथोजन होता है वो मोस्टली जो होता है माइसीलियम के थ्रू जो होता है केन के अंदर सर्वाइव करता है थ्रू क्लेमाइडोस्पोर्स ब्रॉट इनटू द सॉयल along with fallen diseased plant debris. Since the conidia are delicate and short-lived, they are through to play no role in perenniation as they fail to remain viable during unfavorable conditions. इसका जो पैथोजन होता है कॉलिटोट्राइकम फल्केटम, ये जो होता है मेनली जो होता है पेरिनेशन करता है माइसीलियम के फॉर्म में केन के अंदर, डिजीज्ड केन्स के अंदर, या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू सॉयल में जो कि प्लांट डिब्रीजेज डिजीज्ड प्लांट डिब्रीजेज जो सॉयल में गिरती हैं वहाँ पर ही वो उस लीफ वगैरह में सर्वाइव करता है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्योंकि कोनिडिया जो होता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है और ये लंबे समय तक जो है प्लांट डिब्रीजेज में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए जो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन करने में ये जो होता है कैपेबल नहीं होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये बहुत जल्दी ही कोनिडिया समाप्त हो जाता है। तो प्लांट डिब्रीजेज में इसके जीने की संभावना या सर्वाइव करने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो पेरिनेशन होता है वो जो होता है माइसीलियम डिजीज केन में पड़े हुए या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू ही होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में सबसे पहले जो होते हैं जो केन या उसमें जो माइसीलियम होता है या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स होता है, इन्हीं के थ्रू जो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। व्हेन सेड्स टेकन फ्रॉम शुगर केन प्लांट्स कंटेनिंग पैथोजन आर सोन इन द फील्ड, they invariably gives rise to attached shoots. Such sets develop young plants. The mycelium moves systematically along with the growing plant causing primary infection and the symptoms manifest firstly on leaves. जो सेट्स होते हैं शुगर केन के जो प्लांट होते हैं उन जिनमें कि पहले से पैथोजन फील्ड में सर्वाइव कर रहा है, जब उनको जो है उस डिजीज्ड केन को रेटून को हम बोने के लिए यूज करते हैं या फिर जो प्लांट डिब्रीजेज में जो पड़ा हुआ जो माइसीलियम है या क्लेमाइडोस्पोर्स है, वो जो क्लेमाइडोस्पोर्स या रेटून में पड़ा हुआ क्लेमाइडोस्पोर्स है, जब उस प्लांट को बोने के लिए यूज करते हैं तब जैसे ही प्लांट ग्रोइंग स्टेज में आता है वो पैथोजन जो होता है उसके अंदर सिस्टमेटिकली मूव करने लगता है। और क्लेमाइडोस्पोर्स जो सॉयल में जर्मिनेट होता है वो जैसे ही उसमें प्लांट प्राइमरी इन्फेक्शन काज करता है और डिजीज़ को सबसे पहले लीव्स पर मैनिफेस्ट करता है जो माइसीलियम होता है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं द क्लेमाइडोस्पोर्स पेरिनेटिंग इन सॉयल जर्मिनेट गिविंग राइज टू जर्म ट्यूब विच इन्फेक्ट द ग्रोइंग शुगर केन प्लांट इनसाइड द सॉयल काजिंग प्राइमरी इन्फेक्शन मैनिफेस्ट। तो पहला तो ये हो गया कि जो माइसीलियम वगैरह केन में पहले से है डिजीज केन, और अगर उसको हम बोने के लिए यूज करते हैं या प्लांट डिब्रीजेज में जो माइसीलियम पड़ा हुआ है उसमें वहाँ पर अगर हम उस सॉयल में प्लांट बोने के लिए यूज करते हैं तो वो जो है माइसीलियम जो होता है जैसे ही वो प्लांट
सीडलिंग या ग्रो करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही उसके अंदर पड़ा हुआ माइसीलियम एक्टिव फॉर्म में आएगा और सिस्टमैटिक पोजीशन करके पूरे प्लांट में जो होता है इन्वेजन करेगा और फिर उसके बाद डिजीज़ को मैनिफेस्ट कर देता है। दूसरी चीज़, जो कोनिडिया वगैरह होते हैं सॉइल में, वो जब सही कंडीशन आती है और प्लांट को ग्रोइंग एक्टिव फेज में देखते हैं तो क्लेमाइडोस्पोर्स जो होता है इन्फेक्शन करके, क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो जर्म ट्यूब बनाते हैं। जर्म ट्यूब बना के जर्मिनेशन स्टार्ट करके जर्म ट्यूब बनाते हैं और जर्म ट्यूब बना करके नया जो है प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। फील्ड का पहला क्रॉप जो इन्फेक्ट होता है उसको इन्फेक्ट करते हैं और इन्फेक्शन के बाद फिर वो एसर बुलाई फॉर्म कर लेते हैं और डिजीज़ मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट इन्फेक्शन, पहली बार जो है इन्फेक्शन जो होता है जो कि उस पर कॉज होता है। इन दिस केस आल्सो द माइसीलियम प्रोग्रेस सिस्टमेटिकली एंड द सिम्टम्स मैनिफेस्ट प्राइमरी ऑन लीव्स। However, a big number of conidia are produced as a result of primary infection. तो जब ये डिजीज क्लेमाइडोस्पोर्स वगैरह जो होता है पेरिनेटिंग पीरियड में सॉइल में जर्मिनेट होने के बाद जो होता है ये जर्म ट्यूब बनाता है और नए सुगरकेन प्लांट को इन्फेक्ट करता है, प्राइमरी इन्फेक्शन काज करता है। फिर ये माइसीलियम जो होता है जैसे ही प्लांट पहुंचता है सिस्टमेटिकली जो होता है पूरे प्लांट पार्ट को इन्फेक्ट करता है और पहला इन्फेक्शन जो होता है लीव्स पर शो करता है। और ये प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं वहाँ पर तो एसर बुलाई से वो ढेर सारे जो है कोनिडियोफोर और कोनिडिया फॉर्मेशन होने लगता है। कोनिडिया के फॉर्मेशन के बाद कुछ समय के बाद वहाँ से कोनिडिया डिससेमिनेट होता है और फिर जो है अन्य जो है प्लांट को भी फील्ड के अटैक करते हैं, यानी कि तब कोनिडिया के थ्रू जो होता है सेकेंडरी माइसीलियम कॉज होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड इन द एसर बुलाई डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन सर्व एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। दे आर डिससेमिनेटेड थ्रू विंड, वाटर एंड इंसेक्ट एंड फॉल ऑन हेल्दी प्लांट्स। व्हेन फॉलन कोनिडिया फाइंड वाउंड्स caused by insects on the leaves or succeed in traveling down to the nodal bud, they germinate and cause secondary infection. Since the conidia are produced in short span of time and germinate quickly in the presence of moisture, many crops of conidia can be produced and many secondary infection cycle can take place in one growing season if the environmental conditions are quite favorable. However, the ratoons crop also serve as a source of secondary infection. तो सेकेंडरी प्राइमरी इन्फेक्शन तो प्लांट डिब्रीजेज में पड़े हुए माइसीलियम द्वारा या फिर जो होते हैं सॉइल में पड़े हुए क्लेमाइडोस्पोर्स जो कि प्लांट डिब्रीजेज के थ्रू जो होते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके थ्रू होता है। लेकिन सेकेंडरी माइसीलियम जो प्राइमरी माइसीलियम के डिजीज इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ पर कोनिडियोफोर से कोनिडिया बियर होने लगते हैं तो ये कोनिडिया जो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल चलाता है और ये कोनिडिया जो होते हैं वहाँ से डिससेमिनेट होने के बाद हवा द्वारा, वाटर द्वारा या फिर इंसेक्ट वगैरह के थ्रू जो होता है हेल्दी प्लांट तक पहुँच जाते हैं और ये कोनिडिया वहाँ तक पहुँच करके इंसेक्ट वगैरह के थ्रू जो होता है लीव्स वगैरह में बाउंड्रीज वगैरह होती है या नोडुलर बेड होता है या स्टोमेटा खुले हुए हों तो उनके थ्रू जो होता है ये कोनिडिया जो होता है उस पर इन्फेक्शन करता है और जर्म ट्यूब कॉज करता है। जर्म ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट करके जर्म ट्यूब बनाता है और जर्म ट्यूब के थ्रू इन्फेक्शन कॉज करता है और वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल चलाता है क्योंकि जर्म ट्यूब के थ्रू जो होता है नया माइसीलियम डेवलप होता है उस होस्ट में और नए माइसीलियम से फिर से एसरबुलस फॉर्म होता है और एसरबुलस में फिर से कोनिडियोफोर कोनिडिया बियर होने लगते हैं जिससे कि सेम ग्रोइंग सीजन में एक ही फील्ड के जैसे जब कोनिडिया ढेर सारे बियर होने लगते हैं और जब डिससेमिनेट होकर के और प्लांट तक पहुंचते हैं तो उस फील्ड का लगभग सभी क्रॉप जो होता है सभी के प्लांट जो होते हैं इन्फेक्टेड हो जाता है। इस तरह से इसकी सेकेंडरी साइकिल चलती है। अब इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे।
फिगर के थ्रू देखते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स जो कि सॉयल में इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीजेज में पड़े रहते हैं, या फिर जो बोने के लिए यूज करते हैं हम लोग प्लांट, उसको जो है शुगर केन की जो कि क्लोनिंग की जाती है, उसके पीस काट काट के उनको ही लगाया जाता है खेतों में। तो अगर उनमें पहले से इन्फेक्शन है तो वहाँ पर जो है माइसीलियम में पहले से सेट्स में हैं, तो केन्स के अंदर माइसीलियम जो है वो जो है जब क्लेमाइडोस्पोर्स जो सॉयल में होते हैं, जब वहाँ पर नया प्लांट उस फील्ड में बोया जाता है तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स होस्ट को पाते ही वहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, जर्म ट्यूब बना करके नया प्लांट को जो होते हैं इन्फेक्ट करते हैं, जो कि वाउंड्स के थ्रू या फिर नोडल बड के थ्रू या फिर स्टोमेटा खुले हुए तो उनके थ्रू अंदर एंटर करते हैं और सबसे पहले लीफ पर सिम्टम्स कॉज करते हैं। तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेशन करते हैं, जर्म ट्यूब फॉर्म करते हैं, फिर ये केन में जो होते हैं उसके अंदर एंटर करने के बाद जो होते हैं सीडलिंग के साथ साथ जो होते हैं ये इसका माइसीलियम भी डेवलप करने लगता है और सिस्टमेटिकली मूव करने लगता है। फिर माइसीलियम सिस्टमेटिकली मूव करते हुए सिस्टमेटिकली इनसाइड ग्रोइंग केन्स, केन के अंदर यानी शुगर केन के प्लांट के अंदर जो होता है इसका माइसीलियम जो होता है सिस्टमेटिकली मतलब सेल वाया सेल को इन्वेट करते हुए जो होता है पूरे प्लांट पर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसके थ्रू जो होता है होस्ट में इन्फेक्शन कॉज होता है और सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सेट्स हम बोने के लिए यूज करते हैं उस केन के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो माइसीलियम पहले से उसमें डॉर्मेंट फेज में है, तो वो माइसीलियम जब हम उस प्लांट को पीस काट करके उसको बोने के लिए यूज करते हैं तो उसके जैसे ही प्लांट एक्टिव फेज में आता है, ग्रोइंग फेज में आता है, वैसे ही उसका माइसीलियम जो होता है डॉर्मेंट फेज में जो रहता है वो एक्टिव हो जाता है और ये माइसीलियम फिर सिस्टमेटिकली मूव करने लगता है इनसाइड ग्रोइंग केन के और होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है, सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। अब इससे जो होते हैं अब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो एक तो जो है ये माइसीलियम जो होता है इसका जो माइसीलियम मैनिफेस्ट होता है उसमें क्लेमाइडोस्पोर्स वगैरह लास्ट के स्टेज में बनता है, जिसकी नेक्स्ट सीजन के अगले प्लांट को जो है क्लेमाइडोस्पोर्स जो होता है पेरिनेशन करता है। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये तो प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल हो गई। सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल में जब सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं नए प्लांट पर तो वहाँ पर सिम्टम्स में जो कि होस्ट एपिडर्मिस होती है उसके ठीक नीचे माइसीलियम कलेक्ट होता है और माइसीलियम कलेक्ट होकर के बेनिथ में फिर वहाँ पर जो होते हैं जो है एसर बुलाई डेवलप करते हैं। उस एसर बुलाई से जो है माइसीलियम जो कि सेप्टेट प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग होती है, हाईलाइन सेप्टेट स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम का, वो जो होता है माइसीलियम से फिर वहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होने लगती है, जैसे कि उसके सीटी माइसीलियम से जो बेनिथ में कलेक्ट होती है वहाँ से सीटी जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है और सेप्टेट स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सीटी कहते हैं। उसके साथ साथ कोनिडियोफोर और कोनिडिया बियर होने लगते हैं। कोनिडियोफोर की टिप पर एक सिंगल कोनिडिया बियर होता है जो कि फलकेट शेप में होता है। तो जब उस कोनिडियोफोर से कोनिडिया बियर होने लगते हैं तब ये कोनिडिया जो होते हैं ये जो हैं डिससेमिनेट होते हैं। वहाँ से डिससेमिनेट होने के बाद हवा द्वारा, वाटर द्वारा या फिर इंसेक्ट वगैरह के थ्रू जो होता है नए प्लांट तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर जैसे इसको होस्ट मिलता है जर्म ट्यूब बनाता है और जर्मिनेशन स्टार्ट करके दूसरे होस्ट में फिर से जो है इन्फेक्शन करता है और सिम्टम्स अपीयर करता है। इधर रैटून के थ्रू भी कोनिडिया, जो रैटून में कोनिडिया पड़े रहते हैं उनके थ्रू भी रैटून से डिससेमिनेट होकर के तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इस तरह के इसकी डिजीज साइकिल चलती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन की, जो कि पैथोजन कॉलिटोट्राइकम फल्केटम चलाता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा या फिर जो है पुराने केन में पड़े हुए माइसीलियम द्वारा चलती है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है जो प्राइमरी इन्फेक्शन से कोनिडिया उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा जो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन काज होता है। इस तरीके से चूँकि बहुत अधिक मात्रा में कोनिडिया बियर होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में डिससेमिनेट होते हैं, तो लगभग एक ग्रोइंग सीजन में अगर एक डिजीज एक प्लांट इन्फेक्टेड हो गया इस डिजीज़ से तो लगभग पूरी की पूरी उस फील्ड या उसके आसपास की सभी फील्ड में ये एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज कॉज करता है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस डिजीज़ का यानी कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज़ जो होती है इसमें
कॉज होने में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं डिजीज को मैनिफेस्ट करने में, वो होते हैं लैक ऑफ प्रॉपर कल्चर प्रैक्टिसेस लीडिंग टू वीक ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्लांट, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वाटर लॉगिंग इन द फील्ड, repeating cultivation of susceptible varieties for several years in a particular locality, and cultivation of susceptible variety in neighboring areas are some factors that predispose sugarcane plant for infection and help disease incidence leading to an epidemic. तो इसके लिए जो इस डिजीज़ को कॉज होने में जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, जो फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है आसानी से, तो पहली चीज़ तो कल्चरल प्रैक्टिसेस फील्ड में ना ही होगी तो डिजीज़ ज़्यादा तेज़ी से कॉज होगी, और हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, फील्ड में पानी बहुत भरा हुआ हो, और एक ही फील्ड में एक ही प्लांट की लगातार उसी वैरायटी की सस्पेक्टिव वैरायटी को बार बार जो होता है सेवरल ईयर्स तक सोइंग करना, उससे भी जो होता है ये डिजीज़ ज़्यादा तेज़ी से मैनिफेस्ट होती है। इसके अलावा पर्टिकुलर लोकेलिटी में कल्टीवेशन सस्पेक्टिव वैरायटी का करने से उस एरिया में जो होता है लगभग सभी शुगर केन के प्लांट जो होते हैं उससे जो होते हैं इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, क्योंकि ये डिजीज़ जो होता है बहुत अधिक कोनिडिया बियर करते हैं इसमें पैथोजन, और कोनिडिया जो होते हैं डिससेमिनेट होकर के लगभग फील्ड और आसपास के फील्ड सभी के प्लांट को इन्फेक्टेड करके एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेजमेंट इसका करने के जो मेन प्रोसेस है, पहला चीज़ इंटायर क्लम्प कंटेनिंग इवन ए सिंगल डिजीज्ड प्लांट मस्ट बी डग आउट एंड बॉन्ड टू चेक द इनोकुलम बिल्डअप इन द फील्ड। फॉलन डिजीज लीव्स शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न, यानी कि पूरा का पूरा जो क्लम्प होता है उसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, पूरी तरह से उखाड़ के फेंक कर उसको जला देना चाहिए ताकि इनोकुलम जो होता है फील्ड से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इनोकुलम मैंने पहले भी बताया है कि इनोकुलम मतलब पैथोजन का कोई वो पार्ट या पूरा का पूरा पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करने में सक्षम हो तो वो इनोकुलम कहलाता है। तो इनोकुलम को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए फील्ड को अच्छे से साफ़ सफाई करके वहाँ पे जो अपरूटेड प्लांट हैं उनको जो है पूरी तरह से उखाड़ के वहाँ से जला देना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, और जो फॉलन डिजीज लीव्स होती हैं उनको कलेक्ट करके उन्हें भी जला देना चाहिए। सेकेंड मेथड है क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो क्रॉप होती है उसको हम रोटेट करें, यानी 2 से 3 साल का जो है अगर रोटेशन हम करें कि 1 साल वहाँ पर शुगर केन की फसल बोया तो 2-3 साल तक उस फील्ड में शुगर केन ना बोएं, तो 2-3 साल का रोटेशन भी जो होता है मिनिमाइज करता है डिजीज़ इंसिडेंस को। इसके अलावा जो है रैटून जो होता है उसको रेड रॉट अफेक्टेड फील्ड में जो है ना बोएं। कल्टीवेशन क्रॉप का जो होता है लो लेइंग एरिया में जो होता है ना बोएं, तब जो है आसानी से हम इस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इनके अलावा जो होता है कि जो केन्स पूरी तरह हेल्दी हों, डिजीज्ड ना हों, और जिसमें जो है सेट में किसी भी तरह की रेडनिंग पिथ वगैरह में या लीफ की मिडरिब में ना दिखाई दे, सिर्फ उन्हीं को जो है प्लांटेड करें, उन्हीं की सोइंग करें। अगर किसी भी तरह की रेडिश तरह के स्पॉट उसमें दिखाई दे रहे हैं तो उस तरह का केन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसे बोने के लिए यूज ना किया जाए। और इसके अलावा कुछ और भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट सेट का करने से भी डिजीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो हीट ट्रीटमेंट में जो सेट्स होते हैं उनको हॉट वाटर में 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो होता है 2 घंटे के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो आसानी से जो है 18 मिनट में, और एरिएटेड स्टीम में 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, और हॉट वाटर में जो है 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो आसानी से इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सीड का जो है सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट में जो है 5 to 10 मिनट ड्रिप इन 0.25
suspension of organomercurial such as erythron, agalal, imisan helps in eradication of extremely born pathogen inoculum on sets. Eradicate deep set mycelium and other perinating structures in the bud. The sets should be provided treatment with बावस्टीन and थायराम 0.1% each. यानी कि सीड का ट्रीटमेंट या फिर सीड का ट्रीटमेंट करने के लिए हम 10 मिनट तक इसको जो है जो हमारा केन होता है तो केन को जो है हम 0.25 सस्पेंशन जो है ऑर्गेनोमर्कुलर का उसमें जो है जैसे एरिटान है, एगालाल है, इमीसान है उसमें जो है डिप करके रख दें तो इनोकुलम सेट से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिप सीटेड माइसीलियम जो होता है पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि बड में या फिर सेट में पड़ा रहता है तो उसको ट्रीट करने के लिए मेथड होता है कि उसको बावस्टीन यानी कि कार्बेंडाजिम और थायराम 0.1% इनके सोल्यूशन में उसको डिप कर दें तो आसानी से उस इन्फेक्शन को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट वैरायटी सबसे बेस्ट मेथड होता है द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन द डिजीज। तो इसमें जो है CO और BO वैरायटीज़ जो होती हैं रिकमेंडेड होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं रेड रॉट डिजीज़ के प्रति, जैसे CO 846, CO 951, CO 1148 यानी कि 1148, CO 561, BO 03, BO 78, BO 32। तो इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो पूरी तरह से रेजिस्टेंट होती हैं डिजीज़ के प्रति और उनको बोने पर किसी भी तरह की डिजीज़ की संभावना समाप्त हो जाती है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कंट्रोल का रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करना। इस तरह से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।